मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा नवम, पाठ मेरे संग की औरतें। लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला जी ने इस पाठ में अपने साथ जो औरतें जिनके संपर्क में वो रहीं उनके बारे में बड़ा ही सुंदर व्याख्यान दिया है। यह पाठ एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो भी औरतें थीं, उनकी माँ, उनकी दादी, उनकी नानी, उनकी बहनें, सबके बारे में जिसका कुछ ना कुछ प्रभाव उन पर पड़ा, उसके बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो बच्चों, अभी हम लोग थोड़ा सा लेखिका परिचय जान लेते हैं। मृदुला गर्ग कोलकाता में जन्मी थी। हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक हैं। उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। 1960 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद उन्होंने 3 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। डिग्री ली उन्होंने इकोनॉमिक्स में और एमए किया और उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम किया। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुई। उनको जाना माना पुरस्कार 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी लिखने की शैलियां थी उपन्यास, लघु कथा और एक संस्मरण तो आपके समक्ष है ही जो उन्होंने लिखा। तो बच्चों, अपने इस संस्मरण कथा में लेखिका ने अपने साथ जो भी औरतें जो उनके संपर्क में रहीं बचपन से लेकर, जिनके बारे में जिनका प्रभाव उन पर पड़ा, जिनसे वो प्रभावित हुई, जिनको उन्होंने आदर्श माना, उसका उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है इस पाठ में। तो सबसे पहले अपने इस पाठ में उन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया। प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है था, लेकिन लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और प्रथा प्रथा वाली औरत थी। उन्होंने नानी के बारे में सुना था लेकिन नानी को कभी देखा नहीं था। नानी की कहानी तो सुनी, नानी से कहानी नहीं सुनी। जैसे नानी बच्चों को कहानी सुनाया करती हैं, ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ, परंतु नानी के बारे में उन्होंने जरूर सुना कि नानी एक परंपरावादी, पर्दा प्रथा रखने वाली, यानी पहले के ज़माने में क्या होता था, औरतें जो थे वो पुरुषों से पर्दा रखती थी। उसके बाद वह नियम की पक्की, अपनी परंपराओं को ढोने वाली, जो नियम हुआ करते थे उनको मानने वाली ऐसी महिला थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत उनके पति थे, अर्थात इनके नाना, जो अंग्रेजी अफसर थे। अंग्रेजी अफसर से तात्पर्य अंग्रेजों के गुलाम, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले, उनकी बातों को मानने वाले। तो इस तरह के उनके पति थे। ठीक विपरीत स्वभाव था उनका और वो परंपरावादी वाली औरत थी। तो विवाह के बाद उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी कि वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है, थोड़ा विरोधाभास आता है। ये है कि नानी की जो इच्छा थी वह उनके हृदय में अपने देशभक्ति का जज्बा था और उस समय हमारा देश गुलाम था और हमारे देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। लोगों में एक जुनून था देश को आज़ाद कराने का, लेकिन वह घर में रहते हुए भी उनके हृदय में अपनी स्वतंत्रता की कामना थी, देश के प्रति प्रेम था, जिसके कारण वह कुछ नहीं बोलती थी और अपने पति का विरोध नहीं करती थी। जबकि उनके पति ठीक विपरीत स्वभाव के थे, वह अंग्रेजों के मुलाजिम थे। इसलिए
उसने अपने पति से अपनी बेटी के विवाह की चर्चा नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो अपने पति से इसकी चर्चा करेंगी तो वो अपने जैसा ही एक मुलाजिम ढूंढ आएंगे और अपनी बेटी का विवाह कर देंगे, जबकि वह उसकी नानी को यह पसंद नहीं था। इसलिए उसने मरने से पहले, जब उनको लगा कि उनकी बेटी विवाह योग्य हो गई है, उनकी बेटी अर्थात लेखिका की माँ, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि आप अपने स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को बुला कर लाइए। जब वो उन्हें बुलाकर लाते हैं तो लोगों को अचानक से ये आश्चर्य होता है, जो औरत कभी पर्दा करती थी, पराये मर्दों के सामने नहीं जाती थी, अचानक से वो मुंहजोर हो उठती है। मुंहजोर मतलब अचानक से कुछ ऐसा कर बैठती है जो लोगों के सामने आने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए लोगों ने उनकी इच्छा को पूरी किया और अपने मित्र, उनके पति ने अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। तो जो उन्होंने कहा, उनकी नानी ने, वह यह था, उन्होंने प्यारेलाल शर्मा से कहा कि मैं अपने बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपको देती हूँ और आप अपने समान ही एक देश प्रेमी से, एक स्वतंत्रता सेनानी से मेरी बेटी का विवाह कर दीजिएगा। और ऐसा ही होता है। प्यारेलाल शर्मा एक स्वतंत्रता प्रेमी को से उनकी माँ का विवाह करा देते हैं, अर्थात इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो शादी के पश्चात उनकी माँ को खादी की साड़ी पहनना पड़ा, जो उनके लिए असहनीय थी। सह नहीं पाती थी, भारी साड़ी रफ होती थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ना और संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 गुण मुख्य थे। पहला, कभी झूठ ना बोलना, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसी कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। इन्हें लोगों से बहुत प्यार मिलता था। लेकिन उनकी माँ जो थी, कभी भारतीय माँ नहीं थी। भारतीय माँ से तात्पर्य क्या है? भारतीय माँ होती हैं अपने बच्चों के, सबसे पहले अपने बच्चों के दुख सुख का ख्याल रखती है। उनके लिए जीना, उनके लिए मरना उनका सबसे पहला कर्तव्य होता है। हमेशा उनके लिए ही चिंता करती रहती हैं। उनके खान पान, प्यार दुलार, हर चीज में उनकी बारे में ही सोचना, यह माँ का कर्तव्य होता है, जो उनकी माँ ने पूरा नहीं किया। और उनकी माँ का 2 ही शौक था, एक किताबें पढ़ना, दूसरा संगीत सुनना। उनको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं थी, और शायद घर वाले भी उन्हें इस काम के लिए प्रेरित नहीं करते थे, प्रेशर नहीं देते थे, दबाव नहीं डालते थे। इसकी 2 वजह थी। एक वजह थी कि वह सबकी चहेती बन चुकी थी। कारण यह था कि एक तो वो बड़े ऑफिसर की बेटी थी, दूसरा कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और बाहर वालों से उनकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाया करती थी, क्योंकि वह एक की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। वह गोपनीय बात क्या होती थी कि कोई बात अगर किसी से कहता है तो वह बात वह दूसरों को नहीं बोलती थी, वह बात अंदर ही रखती थी, जिसके कारण उन्हें घर वालों से भी प्यार मिलता था और बाहर वालों से भी आदर मिलता था। परंतु फिर इतना होने के बाद भी वह भारतीय माँ नहीं बन पाई थी। बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी उनके पिता पर ही थी, और इनके पिता ही अपने बच्चों की देखभाल किया करते थे। लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए थे। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं दी। अब यहाँ तो नानी की बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात आती है, दूसरी औरत अर्थात उनकी परदादी, या अर्थात उनके पिता की दादी, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया। पिता की माँ तो दादी हुई, यानी पिता की दादी परदादी। परदादी को लीक से चलकर, नियम से हटकर, थोड़ा एक अलग फितुर वाली थी। तो जाके मंदिर में वो मन्नत मांगती है कि मेरी पौत्रवधू को अगर पहली संतान हो तो वह लड़की हो। और भगवान ने भी शायद उनकी विनती सुन ली, तो एक कन्या क्या, लगातार उनके घर में 5 कन्याएं, यानी ये लोग 5 बहनों का जन्म होता है। ये 5 बहनें होती हैं, एक के बाद एक। उनके घर में लड़के का जन्म नहीं, 5 बहनें ही हो जाती हैं। एक बार घर के सभी सदस्य घर के बाहर बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था, अतः लेखिका की
दादी शोर बचने की वजह से दूसरे कमरे में सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस गया। पर दादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी लाया। पर दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती। तो एक बार की बात है, एक घटना घटती है कि गांव में बारात गई थी, सभी पुरुष वर्ग चले गए थे और घर में जागरण था। तो इनकी दादी जो थी वो कमरे में सोई हुई थी। क्योंकि हल्ला वगैरह हो रहा था तो उस दिन वो क्या करती है, उनके कमरे से रात में क्या होता था कि पहले स्त्रियां रत जगा करती थी। जब सारे पुरुष वर्ग चले जाया करते थे तो घर में घर की रखवाली हेतु जागरण की व्यवस्था होती थी और वह जागरण की व्यवस्था होती थी नाच गाना, जिससे एक माहौल क्रिएट होता था, माहौल बनता था और सभी महिलाएं जागती थी और एक तरह से घर की रखवाली होती थी। तो उस दिन घर का यही माहौल था। तो इनके कमरे से वह शोर काफी सुनाई दे रहा था। तो इनकी जो दादी थी वह परदादी वह कमरे को बदल देती हैं, एक एकांत कमरे में चली जाती हैं, जिस कमरे में पहले कभी कोई नहीं जाता था। तो उस कमरे में जाकर सो जाती हैं। और सोने के पश्चात क्या होता है, अब चोर को क्या पता, वो चोर तो पहले कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। चोर सेंध मारने से पहले यह पता कर लेता है कि कहाँ से घुसना आसान होता है। तो जिस कमरे में उसे घुसना था उस कमरे में कोई नहीं रहता था। लेकिन उस दिन स्थिति बदल जाती है। उस दिन उसी कमरे में जाकर ये परदादी सो गई है। तो चोर सेंध मार देता है। सेंध लगाने मतलब होल कर देता था, वो लोग छेद बना देता था और ड्रिल करके और उसमें से घुस जाता था और घुस करके चोरी करता था। तो चोर जब घुसता है तो आहट मिलती है, तो इनको समझ में आ जाता है कि चोर घुस गया। तो उसने कहा कि अरे ठीक है, कौन है? तो बोलता है मैं हूं। तो आदतन लोग पूछते थे कि कौन है, तो बोलता है मैं हूं। अरे मैं कौन, नाम बताओ। तो वो नाम कुछ नहीं बोलता है। तो वह कहती है कि बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, जा कुएं पर से पानी भर के लेके आ। अब चोर इतना हड़बड़ा जाता है, उनके बारे में तो वह सुन ही रखा था कि बड़ी लीक से हटकर है थोड़ी ये बुढ़िया। तो उसको यह लगता है कि ये कहाँ से बुढ़िया आकर सो गई इस कमरे में, यह तो कमरा सन्नाटा पड़ा रहता था। अब वो उसकी बात सुनकर अब तो चोर है और वो उसको हिदायत देती है कि जाओगे कुएं पर तो थोड़ा कपड़े से मुंह को ढककर बांध कर रखना। और वो जब पानी भरने जाता है और जब लोटा में पानी भरकर लाता है तो उस लोटे से पानी पी लेती है और आधा पानी पीने के बाद जूठा पानी उसको देती है, कहती है पी ले। और वो चोर भी हड़बड़ा कर पी लेता है। तो पीने के पश्चात वो उनसे कहती है कि अब तो हम लोग एक ही लोटा से दोनों पानी पी लिए, तो हमारा एक रिश्ता बन गया। अब हम और तुम माँ बेटे हो गए। तो अब तुम चोरी करो और चाहे खेती करो, जो तुम्हारी इच्छा। तो इस तरह से उस चोर के हृदय को वह परिवर्तित करती है और वह बूढ़ा बेचारा, वह चोर क्या होता है, बाद में खेती करने लगता है। जब लेखिका बड़ी होती हैं तो उसको वो अपने घर में एक नौकर के रूप में उसको प्राप्त कर देखती हैं। तो बच्चों ये इस कहानी में इतना बताए और अब हम लोग अगले वीडियो में अगले हिस्से को पढ़ेंगे। धन्यवाद।